अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीलॉग होगा वो होगा रजिस्ट्री के बारे में। रजिस्ट्री के बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं और आप सब लोगों के लिए जो है ना बड़ी इंफॉर्मेटिव हैं। रजिस्ट्री करवाते वक्त हमें जो है ना वो बेसिक जो चीज़ें वो तो पता है हमने कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमने मलकियत चेक करनी है, जिस बंदे से हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसकी मलकियत चेक करनी है कि वो वाकई ओनर है या नहीं है। हमने उसका मलकियती डॉक्यूमेंट देखना है कि वो कौन सा उसके पास मलकियती डॉक्यूमेंट है और किस लिहाज से वो मालिक है। विरासत है या वैसे वो आज खुद उसने खरीद की हुई है या वो पुरानी उसके पास आ रही है। उसकी इंतकाल वगैरह चेक करने हैं, उसका महकमा माल का रिकॉर्ड चेक करना है, PT1 वगैरह चेक करना है, PTD चेक करना है। ये चीज़ें रेगुलर हैं। ये आप जिस वकील साहब से भी करवाएंगे वो खुद ही चेक करेंगे और खुद ही आपको बताएंगे कि ये इसके डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो दुरुस्त है। जो चीज़ आप लोगों को अभी मैं बताने लगा हूँ वो बहुत ज़रूरी है और वो अक्सर हम जो है ना वो मिस कर जाते हैं। हम उसको जो है ना वो चेक नहीं करते। जिस वक्त महकमा माल के रिकॉर्ड से यानी कि फ़र्द बै से हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो फ़र्द बै में अक्सर जो है ना उस बंदे का खसरे नंबर बहुत ज़्यादा लिखे होते हैं। अब देखिए, आप उसमें से 3 मरला जगह खरीद रहे हैं, 3 मरला, आप 5 मरला जगह खरीद रहे हैं, खसरे उसके ऊपर 30 लिखे हुए हैं। अब वो 5 मरले जगह 30 खसरों में कहीं ना कहीं मौजूद है। अब कोई स्पेसिफिकेशन उसकी नहीं है कि वो किस खसरे में है। ये एक सिनेरियो आपको मैं बयान कर रहा हूँ कि उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो किस खसरे में है। 30 खसरों में मौजूद है। और मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि जो महंगा तरीन खसरा हो, जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, उस खसरे के हिसाब से टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। वो एक सेपरेट इशू है कि आपने टैक्सेस किस हिसाब से पे करने, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस वक्त आपने रजिस्ट्री करवानी है आपको जगह का तो इल्म होना चाहिए। अब आपने जो जगह का कब्जा लिया है वो किस खसरे में है आपको इल्म नहीं है। ना आपके वकील साहब ने आपको बताना है, ना आपको किसी और ने बताना है। आपने फ़र्द बै ली, अपने वकील साहब को दी, उन्होंने कैलकुलेशन की। जो ज़्यादा कीमत वाला खसरा है, जो ज़्यादा वैल्यूएशन वाला खसरा है, उसके हिसाब से उन्होंने उसकी टैक्सेस की कैलकुलेशन की और आपसे फीस लेके तो आपको रजिस्ट्री करवा दी। आपने उसका इंतकाल चढ़वा लिया, वो इंतकाल भी आपका जो है ना वो चूंकि खेवट एक है तो वो आपका इंतकाल चढ़ गया, लेकिन खसरे अभी भी बहुत ज़्यादा। देखिए, भले खसरे जितने मर्जी हो, भले आप वो ज़्यादा वैल्यू वाले खसरे की मुताबिक जो है ना वो टैक्सेस पे कर रहे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये इल्म होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी जो आप कब्जा ले रहे हैं वो किस खसरे में फॉल करता है। इसलिए कोशिश करें, मैं ये नहीं कहता कि इसको कंपलसरी करें, कोशिश करें कि रजिस्ट्री करवाने से पहले अगर आप देखते हैं कि बै के फ़र्द में खसरे बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी निशानदेही करवाएं और पटवारी से बाकायदा लट्ठे के मुताबिक एक रिपोर्ट बनवा लें कि ये जो जगह है ये किस खसरे में वाक़या है। क्योंकि खाता तो वो मुश्तरका हो गया, क्योंकि खसरे बहुत ज़्यादा हैं। खेवट एक है, वो खेवट मुश्तरका है, ये तो अंडरस्टूड बात हो गई। अगर कल को कोई उसमें से कोई उठ के तकसीम अप्लाई करता है तो वो स्टे आपके खाते में भी, आपके हिस्से में भी आ जाएगा। लेकिन ये है कि उसको आपको एटलीस्ट इल्म होना चाहिए, क्योंकि उसको डिफेंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इल्म होना चाहिए कि आपका जो प्लॉट है या आपका जो मकान है वो किस खसरे में मौजूद है। इसके लिए आपने पटवारी से जो है ना वो एक रिपोर्ट पहले हासिल कर लेनी है। इसके अलावा एक और सिनेरियो आता है, कई दफ़ा फ़र्द बै जो होता है ना उसमें एक बंदा 5 मरले का मालिक है, आप 5 मरले की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, वो 3-4 खेवटों में मालिक होता है। एक खेवट में 1.5 मरले का है, एक खेवट में 1.5 मरले का है, एक खेवट में 2 मरले का है। यानी इस तरीके से वो 3-4 खेवटों में और कितने ही खसरों में जो है ना वो मालिक है, उसकी मलकियत आ रही है। फ़र्द बै वो जो है ना पटवारी साहब एक ही दे देते हैं और उसमें वो साफ लिख देते हैं कि ये बंदा इस खाते में 5 मरले का मालिक है, ये बै कर रहा है, ये है, वो है, फलां फलां, कोई हुक्म इम्तनाई नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई टाउन में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये बै कर रहा है। अब क्या होगा? रजिस्ट्री तो आपने करवा ली, उस बंदे ने आपको रजिस्ट्री करवा दी, कब्जा आपको उसने दे दिया 5 मरले का, लेकिन आपको नहीं पता। अब देखिए, 3 खेवट हैं, तीनों खेवट कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेपरेट हैं।
उस उनके अंदर जो खसरे हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट हैं। आपके 1.5 मरला किसी और जगह पे है, 1.5 मरला किसी और जगह पे है, 2 मरले किसी और जगह पे है। वो आपको लेकिन प्लाट आपको एक ऐसी जगह पे दे रहे हैं कि जो इकट्ठा है। तो इसका मतलब है कि रौला तो है ना कहीं, या तो वो कब्जा आपको गलत जगह का दे रहे हैं, या ये है कि उसकी जगह कोई रास्तों में है और वो किसी दूसरे का प्लाट जो है ना आपको दे के तो खुद निकल रहा है और आप जाने और बाद में वो जो पिछला बंदा है वो जाने। इन्हीं वजूहात की बिना पे, क्योंकि ये हमारा डाटा अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि फौरी तौर पे हमें पता चले कि जो जो हम प्लॉट खरीद रहे हैं वो प्लॉट वही है जो जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये इस किस्म का डाटा अभी तक हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये आपको पता करने के लिए पटवारी को जो है ना वो पैसे देने पड़ेंगे और पटवारी साहब जो है ना वो आसमानों पे चढ़ जाएंगे। तो ये अभी हमारा सिस्टम इतना कम्पिटेंट नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपको, आपने 3 खेवटों वाली जो रजिस्ट्री है उसमें से आपने रजिस्ट्री तो आपने करवा ली। अब जो नया कानून आया है, नया एक्ट आया है एक, जो इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट में, उसमें एक जो सेक्शन है ना वो ऐड किया गया है, यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स। वो मैंने बड़ी दफ़ा यानी कि पिछली जो अपनी वीडियोज़ है उसमें भी मैंने उसका जिक्र किया है, अगर आप लोगों ने सुना है तो। यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स शायद सेक्शन 147 है, 147A है या कोई इस तरह का, मुझे अब याद नहीं है देर में, लेकिन ये है कि वो उसमें एक सेक्शन है प्रॉपर। उसके तहत आपने अपनी रजिस्ट्री की कॉपी और जो उसके बाद आपका इंतकाल चलेगा उसके बाद आपने उसकी फ़र्द लेके, क्योंकि जब आप फ़र्द लेंगे तो फ़र्द में भी आपकी जगह जो है ना 47 खेवट में 1.5 मरला होगी और 48 खेवट में 1.5 मरला होगी और 49 खेवट में जो है ना 2 मरले होगी, फिर 5 मरले पूरी बनेगी। तो कब्जा आपका जो है ना एक छोटे से प्लाट पे होगा, तो जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। फिर आपने उसकी जो है ना वो तीनों वो सारी चीज़ें लगा के तो आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देनी है यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स की, कि मेरे पास ये 3 खेवर्ड्स में इतनी इतनी जगह मौजूद है, इन तीनों को इकट्ठा करके जिस जगह पे मेरा कब्जा है उसका अलहदा जो है ना उसको एक नंबर लगा दिया जाए, उसका खसरा नंबर अलहदा कर दिया जाए या उसका खेवट नंबर अलहदा कर दिया, जो भी वो करेगा उसका खाता नंबर अलहदा कर दिया जाए। जिस वक्त वो आप एप्लीकेशन देंगे, ये अभी नया है, ये मैं आपको नया बता रहा हूँ, पीछे ऐसे नहीं होता, पीछे सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती हैं। क्योंकि एक बंदे ने 3 जब खेवटों से रजिस्ट्री करवाई या बैठा है एक जगह पे है, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी जगह पे गलत है, उसने गलत किया है। जो रजिस्ट्री हुई है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिस वजह से वो कब्जा किसी और जगह का, रजिस्ट्री किसी और जगह की है। लेकिन शहरों में चूँकि ये ऐसे ही है, चल रहा है, अरसे दराज से चल रहा है, और इसीलिए लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं अदालतों में कि जिनका कुछ नहीं बन रहा, कोई निशानदेही नहीं हो रही, कोई कमीशन मुकर्रर नहीं हो रहा, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये चीज़ें, ये हमारा डाटा जो है ना ये इतना स्कैटर्ड हो चुका हुआ है, इतना खल्त-मल्त हो चुका हुआ है कि जो शख्स महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड में जिसके नाम पे जगह बोल रही है, वो अपने नाम से वो रजिस्ट्रियाँ करवा के देता जा रहा है, और कोई ना कोई प्लाट उसके नज़र में होता है, उसको कब्जा दे देता है। तो वो जाने और पिछला मालिक जाने और जो वो जाने, इसका कोई मसला नहीं है। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपने आइंदा से अगर ऐसी कोई रजिस्ट्री करवा लेते हैं करवाएं, तो यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स की एप्लीकेशन देके उसको सेपरेट करवा लें, ताकि कल कला को कोई शख्स आपको इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। रजिस्ट्री के दौरान जो एक और चीज़ हमने देखनी है, जो हम बड़ी गलती करते हैं, वो ये होती है कि एक एफबीआर का एफबीआर ने एक लेवल मुकर्रर किया हुआ है कि 50 लाख से ऊपर अगर रजिस्ट्री होगी तो उसमें जो है ना वो चेक के थ्रू पेमेंट की जाएगी, और चेक जो है ना वो उसमें क्रॉस चेक होगा जो कि उस बंदे के नाम पे होगा जिस बंदे के नाम पे रजिस्ट्री हो रही है, अगर 50 लाख से ऊपर वैल्यू होगी। अगर 50 लाख से कम है तो फिर आप जो है ना वो कैश पेमेंट जो है ना वो कर सकते हैं। अब जिस वक्त 50 लाख से ऊपर होती है तो हम क्या करते हैं, जो पेमेंट तो आप लोगों ने कैश दी है थोड़ी थोड़ी करके, तो अब क्या करते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा चेक अपने पास से उसकी फोटो कॉपी रजिस्ट्री के साथ लगा देते हैं, उसका नंबर उसमें मेंशन कर देते हैं और रजिस्ट्री करवा देते हैं। लेकिन वो चेक कैश तो नहीं हुआ। जब वो चेक कैश नहीं हुआ तो वो तो डाउटफुल हो गई रजिस्ट्री। अगर वो बंदा बाद में कल कला को 100 साल बाद भी अगर वो रजिस्ट्री को चैलेंज करेगा तो ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा
कि वो चेक जो है ना वो कैश नहीं हुआ, इसलिए वो रजिस्ट्री जो है ना वो नल एंड वाइड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब पेमेंट की जो है ना वो प्रूफ ही नहीं मिलेगा, जब कंसिडरेशन का प्रूफ नहीं मिलेगा, पेमेंट ट्रांसफ़र का प्रूफ नहीं मिलेगा, तो फिर रजिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, रजिस्ट्री नल एंड वाइड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने कभी भी नहीं करना। एटलीस्ट जितनी अमाउंट की, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जितनी अमाउंट की प्रॉपर्टी हो हम उतनी की रजिस्ट्री करवाएं। कम कम अमाउंट की करवाते हैं। जो सीलिंग गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है, डीसी रेट जो दिया हुआ है, या एफबीआर का जो फेयर प्राइस जो है ना वो वैल्यू दी हुई है, उसके मुताबिक हम रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं। तो उतनी अमाउंट का चेक लाजमी अगले बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और उसी चेक की कॉपी जो है ना वो लगाएं साथ, और उसी चेक का नंबर लिखें। इन केस 1% चांस कि अगर कोई यानी कि ऐसा हो गया है, आपने कर लिया है, तो उसका सलूशन ये है कि उस बंदे से एटलीस्ट स्टाम्प ले लें पेमेंट का, कि ये चेक मैंने इसको दिया था, ये कैश नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उसकी जगह पे मैंने इन 2 गवाहों की मौजूदगी में इसको कैश पेमेंट जो है ना वो दे दी हुई है। और ये जो चेक कैश की पेमेंट बाद में दी है, इसका जो स्टाम्प की तहरीर है वो रजिस्ट्री के बाद की होनी चाहिए। वो रजिस्ट्री के बाद की होनी चाहिए, यानी कि अगर रजिस्ट्री आपने 16 तारीख को करवाई है, तो ये तहरीर जो है ना ये 17 तारीख की होनी चाहिए कि चेक हमने कल जमा करवाया था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो इन कैश नहीं हो सका, क्योंकि पेमेंट मुझे लेट मिली है और बैंक ने चेक जो है वो वापस कर दिया है। तो मैंने अपना चेक इनसे ले लिया है और मैंने इनको कैश पेमेंट जो है ना वो दे दी है। तो ये स्टाम्प ले लेंगे, तो एटलीस्ट जिस वक्त अगर कोई शख्स कोई चैलेंज करेगा, ये है तो एफबीआर के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, लेकिन आपको सिक्योर करने के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपकी रजिस्ट्री को सिक्योर करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से स्टाम्प ले लेंगे, तो कल कला को अगर वो शख्स इस ग्राउंड पे, पेमेंट की ग्राउंड पे अगर रजिस्ट्री को चैलेंज करेगा, तो उसका दावा जो है ना वो मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक वैलिड एविडेंस होगा कि चेक तो वाकई कैश नहीं हुआ, लेकिन मैंने पैसे दे दिए हुए हैं इसको। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना, ये 2-3 चीज़ें मैंने डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ, और रजिस्ट्री करवाते वक्त इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। शुक्रिया।